आज हम मुग़ल कालीन प्रशासन के बारे में जानेंगे। मुग़ल प्रशासन स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश राजतंत्र पर आधारित था। 1526 ईस्वी में सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर बाबर ने भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली। बाबर सर्वप्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भारत में बादशाह की पदवी धारण की, जबकि उसके पूर्ववर्ती मुस्लिम शासक सुल्तान की पदवी से ही संतुष्ट रहे थे, किंतु बाबर का अनुकरण कर उसके परवर्ती मुग़ल शासकों ने भी स्वयं को बादशाह की पदवी से सम्मानित किया। इतिहासकार जद्दुनाथ सरकार के मतानुसार मुग़ल प्रशासन भारतीय एवं अभारतीय तत्वों का मिश्रण था, अथवा दूसरे शब्दों में सचमुच यह भारतीय वातावरण में ईरानी अरबी शासन पद्धति थी। बादशाह शासन व्यवस्था का प्रधान होने के साथ ही साम्राज्य की संपूर्ण शक्तियों का उद्गम स्वीकार किया जाता था। दिल्ली के सुल्तानों की भांति मुग़ल बादशाह भी राजत्व के दैवी सिद्धांत में विश्वास करते थे तथा स्वयं को पृथ्वी पर ईश्वर की छाया अथवा उसका प्रतिनिधि मानते थे। अबुल फजल के अनुसार ईश्वर की दृष्टि से राजत्व से उच्चतर कोई सम्मान नहीं है। यदि राजत्व न होता तो संघर्ष के तूफान का कभी अंत न होता और न स्वार्थी आकांक्षाएं ही समाप्त होती। राजत्व ईश्वर से निकला हुआ प्रकाश है तथा विश्व को आलोकित करने वाली सूर्य किरण है। यद्यपि मुग़ल बादशाह निरंकुश थे, किंतु उनकी निरंकुशता प्रबुद्ध थी। वे सदैव अपनी प्रजा के हित के लिए चिंतित रहे। वे इस बात का प्रयास करते रहे कि वे बिना किसी भेदभाव के अपनी प्रजा के साथ समान व्यवहार करें तथा निरंकुशता का प्रयोग प्रजा के हित एवं कल्याण के लिए करें। मुग़ल बादशाह स्वयं को प्रजा के हित के लिए उत्तरदायी समझते थे, किंतु जिसके लिए वे सर्वशक्ति संपन्न थे। बादशाह राज्य का प्रमुख संचालक, प्रधान सेनापति तथा न्याय का प्रमुख होता था। आधुनिक काल की भांति मुग़ल प्रशासन में किसी मंत्रिमंडल की व्यवस्था नहीं थी। बादशाह को परामर्श देने तथा साम्राज्य के शासन तंत्र के सुसंचालन के लिए केंद्र में अनेक विभागों की व्यवस्था थी। प्रत्येक विभाग के लिए विशिष्ट अधिकारियों की नियुक्ति की गई, जिन्हें उस विभाग का सचिव अथवा मंत्री कहा जा सकता है, किंतु उन्हें स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त न था। उनका कार्य बादशाह के आदेशों एवं उसकी इच्छाओं को कार्यान्वित करना था। वे बादशाह द्वारा नियुक्त किए जाते तथा उसके आदेशानुसार अपदस्थ किए जाते थे। उनके पदों अथवा नियुक्तियों का कोई कार्यकाल नहीं होता था, वरन बादशाह के कृपा पात्र बने रहने तक वे अपने पदों पर आसीन रहते थे। प्रशासन की सुविधा हेतु केंद्रीय मंत्रियों तथा अधिकारियों के अतिरिक्त साम्राज्य के अंतर्गत सूबों, सरकारों, परगनों एवं देहात में भी प्रशासनिक अधिकारियों की व्यवस्था की गई। केंद्रीय प्रशासन। मुग़ल बादशाह अपने साम्राज्य का सर्वेसर्वा होता था। दैवी अधिकारों से संपन्न होने का कारण ईश्वर के अतिरिक्त वह किसी अन्य के समक्ष अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी न था। राज्य प्रशासन एवं धर्म दोनों क्षेत्रों में ही बादशाही प्रधानता स्थापित थी। मुग़ल साम्राज्य की विशालता के कारण केवल बादशाह द्वारा
प्रशासन का संचालन एवं दुष्कर ही नहीं वरन असंभव कार्य था। अतः साम्राज्य की शासन व्यवस्था में सहयोग देने के लिए केंद्र में निम्नलिखित अधिकारियों की व्यवस्था थी। वकील। बादशाह के पश्चात साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण पद वकील का था, जो प्रशासन के अधिकारियों में सर्वोच्च था। वकील का शाब्दिक अर्थ प्रतिनिधि है, अर्थात बादशाह का प्रतिनिधि जो उसके सभी अधिकारों का उपयोग कर सके। अकबर के प्रारंभिक वर्षों में उसका संरक्षक बैरम खां था, जिसके पतन के पश्चात बादशाह अकबर ने मुनीम खां को वकील के पद पर नियुक्त किया, किंतु इसके साथ ही अकबर ने धीरे धीरे वकील की शक्ति को सीमित करने की चेष्टा भी की। इस उद्देश्य से दीवान अथवा वजीर की शक्ति में वृद्धि कर उसे इसका प्रतिद्वंदी बना दिया। फलस्वरूप भविष्य में वकील का पद महत्वहीन हो गया। वजीर। मुगल साम्राज्य में दूसरा प्रमुख महत्वपूर्ण अधिकारी वजीर था, जो दीवान के नाम से जाना जाता था। वजीर को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है: वजीर ए तफवीज असीमित अधिकार प्राप्त तथा वजीर ए तनफीज सीमित अधिकार प्राप्त। यह अर्थ विभाग का प्रधान होता था तथा वकील की अनुमति में यही प्रधानमंत्री होता था। बैरम खां के कटु अनुभव के पश्चात बादशाह अपने किसी भी अधिकारी को शक्तिशाली नहीं होने देना चाहता था। इसी उद्देश्य से उसने विराजत या विजारत में एक दीवान के स्थान पर अनेक दीवानों की नियुक्तियां की। इनके पहले दीवाने खालसा कहलाता था, जो साम्राज्य की खालसा भूमि का प्रबंध करता था। दूसरा दीवाने तन के नाम से जाना जाता था, जो जागीरों एवं वेतन संबंधी कार्यों की देखरेख करता था। तीसरा दीवाने वयूतात कहलाता था, जिसका कार्य विभिन्न कारखानों के आय व्यय का ब्यौरा रखना था। केंद्रीय राजकोष की देखभाल मुशर्रिफ़े खजाना नामक अधिकारी द्वारा होता था, जो दीवान के अंतर्गत होता था। इसके अतिरिक्त दीवाने विजारत में वाक्यान्वीस, मुस्तौफ़ी तथा अन्य अधिकारी होते थे। अकबर के दीवानों में मुज़फ़्फ़र खां, टोडरमल तथा शाह मंसूर के नाम विशेष वर्णनीय हैं। शाहजहाँ तथा औरंगजेब के वजीरों में क्रमशः सादुल्ला खां एवं असद खां के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। मीर बख्शी। मीर बख्शी मुख्यतः सैन्य विभाग का प्रधान होता था, किंतु इसे प्रधान सेनापति कहना गलत है। उसका कार्य सैनिकों के वेतन एवं सैनिक संगठन से संबंधित था। यह मनसबदारों की सूची रखता था, जिसे बादशाह के समक्ष प्रस्तुत करता था। सैनिकों की भर्ती, उनके शस्त्रों की व्यवस्था तथा सैनिकों का निरीक्षण भी उसके कार्य के अंतर्गत था। उसकी सहायता के लिए 3 अन्य बख्शी होते थे। इसके अतिरिक्त प्रांतों में भी बख्शी होते थे, जो मीर बख्शी के नियंत्रण में कार्य करते थे। मीर बख्शी को वजीर के पद पर प्रतिष्ठित किया गया। खाने सामा। यह बादशाह के गृह विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। उसका कार्य शाही रसोईघर तथा राजमहल की अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था करना था। वह शाही परिवार के संपूर्ण व्यय का ब्यौरा रखता था। राजमहल के सभी कर्मचारी उसके नियंत्रित में कार्य करते थे। मुगल काल में यह पद बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता था। यह देखा गया है कि प्राय खाने सामा ही वजीर के पद पर नियुक्त किए जाते थे। सद्र उशद सुदूर। सद्र उस सुदूर के अनेक कार्य थे। सर्वप्रथम वह दान विभाग के प्रधान अधिकारी के रूप में कार्य करता था। वह धार्मिक व्यक्तियों, विद्वानों एवं संतों के पालन पोषण के निमित्त बादशाह द्वारा दी हुई भूमि का प्रबंधन एवं निर्णायक होता था। नए अनुदानों के लिए प्रार्थना पात्रों की छानबीन करना उसका कर्तव्य था। वह बादशाह का दान वितरक था। दूसरे, वह बादशाह को धार्मिक विषयों का परामर्श दिया करता था।
तीसरे प्रधान काजी के रूप में उसे मुकदमों का निर्णय भी देना होता था। वह प्रांतीय काजी तथा स्थानीय काजियों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें भी सुनता तथा निर्णय देता था। न्याय के क्षेत्र में बादशाह के पश्चात उसका दूसरा स्थान था। वह प्रांतीय एवं स्थानीय काजियों की नियुक्ति के लिए बादशाह से सिफारिश भी किया करता था। मुहतसिब यह जन आचरण निरीक्षण विभाग का प्रधान था। इसका कार्य प्रजा के आचरण को उच्च बनाए रखना था। मुहतसिब यह देखता था कि मुसलमान इस्लामी विधि एवं धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जीवन व्यतीत करें और निषिद्ध वस्तुओं का सेवन न करें। प्रजा के आचरण को शुद्ध रखने हेतु अकबर ने नगरों में मदिरा का विक्रय तथा वेश्याओं का निवास निषिद्ध घोषित कर दिया। वेश्याओं को नगर से निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया तथा उसका नाम शैतानपुरी रखा गया। मीर आतिश को दारोग ए तोपखाना के नाम से जाना जाता था, जो मुगल सेना के तोपखाने का प्रधान होता था। इसका प्रमुख कार्य तोपखाने की व्यवस्था को देखना था। दारोग ए डाक चौकी यह डाक विभाग तथा गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। यह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की सहायता से साम्राज्य के विभिन्न भागों में होने वाली घटनाओं की जानकारी एकत्रित करता था तथा उसकी सूचना बादशाह को या बादशाह की सेवा में प्रेषित करता था। साम्राज्य के विभिन्न भागों को डाक ले जाने की व्यवस्था भी नहीं अधिकारी करता था। इस कार्य में दरोगा की सहायता के लिए वाक्यानवीस, सवानेह, निगार, खुफिया नवीस तथा हरकारे होते थे। इन महत्वपूर्ण प्रमुख अधिकारियों के अतिरिक्त केंद्र में मुस्तौफी, महालेखापाल, नाजरे बयूतात, कारखानों का अधीक्षक, मीर बहर, नौ सेना अधिकारी, मीरबान, वन अधीक्षक, दरोगा ए टकसाल इत्यादि अधिकारी भी होते थे। प्रांतीय प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से अकबर ने 1580 ईस्वी में संपूर्ण साम्राज्य को 12 सूबा प्रांतों में विभाजित किया था। आगरा, दिल्ली, इलाहाबाद, अवध, अजमेर, अहमदाबाद, बिहार, बंगाल, काबुल, लाहौर, मुल्तान एवं मालवा। परंतु दक्षिण की विजय के पश्चात खानदेश, बरार एवं अहमदनगर 3 सूबे और स्थापित हुए, जिससे अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य के अंतर्गत सूबों की संख्या 15 हो गई। औरंगजेब के समय में प्रांतों की संख्या 21 हो गई। प्रांतीय प्रशासन केंद्रीय प्रशासन का लघु रूप था। प्रांतीय प्रशासन में निम्नलिखित प्रमुख अधिकारी होते थे। सिपेह सालार, प्रत्येक प्रांत में सिपेह सलाहर होता था, जो नाजिम अथवा सूबेदार के नाम से भी जाना जाता था। वह प्रांत में बादशाह का प्रतिनिधि तथा प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। उसका प्रमुख कार्य प्रांत में व्यवस्था स्थापित करना, भूमि कर के सफल संग्रह में सहायता अथवा राजकीय नियमों एवं आदेशों का पालन करना था। सिपेह सालार अथवा सूबेदार के पद पर उच्च श्रेणी के मनसबदारों को नियुक्त किया जाता था। प्रांत के प्रशासन एवं व्यवस्था के लिए वह उत्तरदायी होता था। प्रांतीय सेना के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में वह सेना का नेतृत्व करता था। बादशाह की ओर से उसे निर्देश प्राप्त था कि वह विद्वानों एवं संतों के प्रति उदारतापूर्ण व्यवहार करे, किसी के धर्म में हस्तक्षेप न करे तथा धार्मिक विवाद सद्र के पास भेज दे। यद्यपि सूबेदार फौजदारी मुकदमों का निर्णय भी करता था, किंतु वह किसी को मृत्युदंड नहीं दे सकता था। इसके लिए बादशाह की अनुमति लेना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त वह काजी तथा मीर अदल के निर्णयों के विरुद्ध अपील भी सुनता था। प्रांत के अतिरिक्त या अंतर्गत विद्रोही जमींदारों का दमन करना भी उनका प्रमुख कार्य था। वह अपने प्रांत की गतिविधियों की संपूर्ण सूचना केंद्र सरकार को भेजता था,
दीवान प्रांत का दूसरा प्रमुख अधिकारी दीवान होता था। यह एक प्रकार से वह सूबेदार का प्रतिनिधित्व होता था। सूबेदार तथा दीवान एक दूसरे पर कड़ी दृष्टि रखते थे। आरंभ में दीवान की नियुक्ति सूबेदार द्वारा ही होती थी, किंतु बाद में इसकी नियुक्ति केंद्रीय दीवान द्वारा होने लगी, जिससे प्रांतीय दीवान सूबेदार के समकक्ष हो गया। वह केंद्रीय दीवान के निर्देशों के अनुसार प्रांत में राजस्व की वसूली करता था। केंद्रीय दीवान की ओर से यह निर्देश दिया गया था कि वे लोगों को ग्रामों में बसने तथा कृषि के लिए प्रोत्साहित करें, राजकीय कोष के प्रति सजग रहें, आमिलों पर नियंत्रण रखें, शेष राजस्व किस्तों में वसूलें तथा तकावी दृढ़ वसूल करें। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि वह प्रांत के आर्थिक मामलों एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। बख्शी केंद्रीय बख्शी की भांति प्रांतों में भी बख्शी की व्यवस्था थी, जिसका कार्य केंद्रीय बख्शी के समान ही होता था। मीर बख्शी की सिफारिश पर प्रांतीय बख्शी नियुक्त किए जाते थे। प्रांत में सेना की व्यवस्था करना उसका प्रमुख कार्य था। वह प्रांतीय सेना की कुशलता को बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील रहता था। इतना ही नहीं, बख्शी अपने प्रांत में गुप्तचर विभाग के प्रभारी के रूप में भी कार्य करता था तथा प्रांत की समस्त गतिविधियों की सूचना गुप्त रूप से केंद्र सरकार को भेजता था। इसके अतिरिक्त वह केंद्र की सहायता के लिए प्रांतीय सैनिकों को भी भेजता था। सद्र प्रांतों में सद्र का नियुक्ति केंद्र द्वारा होती थी। उच्च कोटि के विद्वान एवं पवित्र आचरण वाले व्यक्ति ही इस पद पर नियुक्त किए जाते थे। सद्र प्रांत में धार्मिक संस्थाओं, संतों एवं विद्वानों को प्रदान की गई भूमि सयूरगाल का प्रभारी होता था तथा इसके संबंध में समस्त सूचनाएं केंद्र को भेजता था। वह काजी के रूप में धार्मिक विवादों का समाधान करता था। उसकी सहायता के लिए भी मीर अदल तथा स्थानीय काजी भी होते थे। इस प्रकार प्रांत में बहुत सम्मानित माना जाता था। कोतवाल प्रत्येक प्रांत के मुख्यालय में एक कोतवाल होता था, जो वस्तुतः नगर पुलिस के प्रधान के रूप में कार्य करता था। मीराते अहमदी नामक ग्रंथ में कोतवाल के संबंध में अकबर के निर्देश उल्लिखित हैं, जिसमें कहा गया है कि कोतवाल लिपिकों की सहायता से उस स्थान में मकानों एवं भवनों की सूची तैयार करें। उसमें प्रत्येक मकान के अंतर्गत उसके निवासियों का नाम लिखें तथा इस बात का भी उल्लेख करें कि वे किस प्रकार के व्यक्ति हैं, उनमें से कितने लावारिस हैं, कितने कारीगर हैं, कितने सैनिक हैं, कितने दरवेश हैं। प्रतिदिन एवं प्रति रात जासूस आए और कोतवाल के कार्यालय में प्रत्येक मोहल्ले की घटनाओं के कारणों को दर्ज कराएं। एक अतिथि के आगमन, चाहे वह संबंधी ही अथवा अपरिचित, उसकी सूचना उस मोहल्ले के मुखिया को ही जाननी चाहिए। कोतवाल को प्रत्येक व्यक्ति के आय व्यय के संबंध में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब एक व्यक्ति अपनी आय से अधिक व्यय करता है तो यह निश्चित है कि वह भ्रष्टाचार कर रहा है। उसे बाजारों में वस्तुओं का मूल्य निश्चित कर देना चाहिए और अधिक क्रय अथवा थोड़ा विक्रय का एकाधिकार स्थापित करने से धनिकों को वंचित कर देना चाहिए। कोतवाल को अपने क्षेत्र में शराब बेचना और पीना बंद करवा देना चाहिए। बकाए नवीस प्रत्येक प्रांत में एक बकाए नवीस होता था। प्राय प्रांतीय बख्शी ही वाक्यानवीस के रूप में कार्य करता था, जो प्रांत की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं की सूचनाएं बादशाह को भेजता था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में सवानेह, निगार, खुफिया, नवीस एवं हर कार्य भी होते थे। सवानेह निगार का कार्य राजकीय कर्मचारियों एवं कार्यालयों के संबंध में सूचनाएं भेजना था। खुफिया नवीस महत्वपूर्ण स्थानों पर नियुक्त किए जाते थे, जो गुप्त रूप से राजकीय कर्मचारियों तथा घटनाओं की सूचनाएं केंद्र को भेजते थे। हर कार्य प्रांत के चारों ओर एक
समाचार एवं वृत्तांत सूबेदार के समकक्ष प्रस्तुत करते थे। मीर बहर प्रांतों में मीर बहर नामक अधिकारी नियुक्त किया गया, जिसका प्रमुख कार्य सेना को नदी पार करने के लिए पुलों और नावों की व्यवस्था कराना था। बंदरगाहों एवं नदियों की चुंगी आदि की व्यवस्था करना भी उसके कार्य के अंतर्गत था। सरकार प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से प्रत्येक प्रांत को अनेक सरकारों अथवा जिलों में विभाजित किया गया था। सरकार के प्रशासन के लिए निम्नलिखित अधिकारी नियुक्त किए गए। फौजदार प्रत्येक सरकार में एक फौजदार नियुक्त किया गया, जो सरकार का प्रमुख अधिकारी होता था। इसकी नियुक्ति शाही आदेश द्वारा प्राप्त होती थी तथा यह सरकार में सूबेदार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था। अबुल फजल अपनी प्रसिद्ध रचना आईने अकबरी में फौजदार के कर्तव्यों का उल्लेख करते हुए लिखता है कि उसे निरंतर सैनिकों की साज सज्जा का निरीक्षण करते रहना चाहिए और घोड़ों की पूर्ति करना चाहिए, किंतु बिना आवश्यकता के विद्रोही जमींदारों तथा किसानों के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सरकार में शांति एवं सुव्यवस्था के लिए फौजदार उत्तरदायी प्रयोग नहीं करना चाहिए। सरकार में शांति सुव्यवस्था के लिए फौजदार उत्तरदायी था। वह शाही आदेशों को अपने सरकार में कार्यान्वित करता तथा भूमि कर की वसूली में अमलगुजार की सहायता भी करता था। वह सरकार की सेना एवं पुलिस पर नियंत्रण रखता था। अमलगुजार सरकार में राजस्व का प्रमुख अधिकारी अमलगुजार था, जो केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाता था। इसका प्रमुख कार्य भूमि कर निर्धारित कर उसकी वसूली करना तथा भ्रष्ट कृषकों को दंड देना था। सरकार के अंतर्गत सयूरगाल भूमि की देखरेख करना भी उसका कार्य था। राजस्व संबंधी कार्यों के लिए उसके अधीन अनेक सहायक उत्तराधिकारी या अधिकारी होते थे। अमलगुजार सरकार की भूमि मापन तथा भूमिकरण का विवरण केंद्र को भेजता था। इसके अतिरिक्त राजस्व के रूप में इकट्ठा की गई धनराशि शाही खजाने में जमा करता था। वह राजस्व विभाग के निम्न अधिकारियों के लेखा ब्यौरा का निरीक्षण भी करता था। काजी प्रत्येक सरकार में एक काजी की व्यवस्था की गई, जिसकी नियुक्ति सद्र उस सुदूर द्वारा की जाती थी। काजी इस्लाम के नियमों के अनुसार धार्मिक प्रश्नों का समाधान करता था। नियमों की व्याख्या के लिए मुफ्ती होता था, जो उसके सहायक के रूप में कार्य करता था। वित्तकची अमलगुजार के पश्चात सरकार में राजस्व विभाग का दूसरा प्रमुख अधिकारी वित्तकची होता था। उसे सरकार के राजस्व संबंधी बातों की पूर्ण जानकारी होती थी। उसके पास भूमि की पैमाइश, उसकी श्रेणी तथा उपज आदि का पूर्ण ब्यौरा होता था, जिसके आधार पर अमलगुजार भूमि कर निर्धारित करता था। उसे प्रत्येक ऋतु के भूमि कर तथा वार्षिक भूमि कर का विवरण अमलगुजार के सम्मुख प्रस्तुत करना पड़ता था। खजानादार प्रत्येक सरकार में एक खजानादार होता था, जो कोषागार का प्रभारी होता था। इसके पास भूमि की धनराशि जमा की जाती थी, जिसे वह केंद्रीय राजकोष को भेज देता था, किंतु बिना प्रांतीय दीवान की अनुमति के वह कोई धनराशि व्यय नहीं कर सकता था। परगना प्रशासन प्रत्येक सरकार अनेक परगनों में विभाजित था। दूसरे शब्दों में कई गांवों को सम्मिलित कर उसे परगना का नाम दिया गया। शेरशाह के परगना प्रशासन में अकबर ने कुछ सुधार किया। परगना का प्रशासन निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा संपन्न किया जाता था। सिकदार परगने का प्रधान अधिकारी सिकदार कहलाता था, जो वहाँ की शांति एवं सुव्यवस्था के लिए उत्तरदायी था। वह फौजदार के अधीन रहता था। कृषकों से राजस्व की वसूली में वह आमिल की सहायता भी करता था। इसके अतिरिक्त सिकदार परगने में न्यायाधीश के रूप में फौजदारी मुकदमों
का निर्णय भी करता था। आमिल, प्रत्येक परगने में एक आमिल होता था। परगने में आमिल का वही कार्य था जो सरकार में अमलगुजार का होता था। इसका प्रमुख कार्य भूमि कर का निर्धारण तथा उसकी वसूली करना था। परगना में सिकदार तथा आमिल एक दूसरे पर अवलंबित रहते थे। जहाँ आमिल सिकदार का कानून एवं व्यवस्था बनाने में न्यायाधीश के रूप में सहायक होता था, वहीं सिकदार आमिल को भूमि कर की वसूली में सहायता देता था। आमिल के अंतर्गत कारकुन होते थे जो लिपिक की भांति उसकी सहायता करते थे। कानूनगो, प्रत्येक परगने में कानूनगो नियुक्त किए गए। कानूनगो, जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, साधारण रूप से व्यवहृत होने वाले नियमों और प्रथाओं का एक चलता फिरता कोष तथा कार्यवाहियों से संबंधित सूचनाओं, पूर्व दृष्टांतों, अतीत के भू इतिहासों आदि का भंडार था। कानूनगो परगने की उपज तथा भूमि कर की जमा और बकाया राशि का विवरण रखता था। इसकी सहायता के लिए अनेक पटवारी होते थे। फौजदार, सरकार के खजानादार की भांति परगने में फौजदार की व्यवस्था थी जो कोषागार का प्रभारी होता था। यह राजस्व के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि को एकत्रित कर उसे नियमित रूप से सरकार के मुख्यालय को भेजता था। गांव प्रशासन, प्रत्येक परगना के अंतर्गत अनेक गांव होते थे। गांव का प्रधान मुकद्दम कहलाता था जो भूमि कर की वसूली में राजस्व विभाग के कर्मचारियों की सहायता करता था। मुकद्दम गांव में शांति एवं सुव्यवस्था की स्थापना के लिए उत्तरदायी होता था। गांव का दूसरा अधिकारी पटवारी कहलाता था जो गांव की समस्त भूमि का ब्यौरा रखता था। पटवारी राजस्व विभाग का सबसे निम्न अधिकारी होता था, किंतु गांव के प्रशासन में उसका अत्यधिक महत्व था। अबुल फजल गांव प्रशासन के संबंध में कोई जानकारी नहीं प्रदान करता। संभवतः अकबर तथा परवर्ती बादशाहों ने पहले से चले आ रहे गांव प्रशासन को मान्यता दी तथा उसमें हस्तक्षेप नहीं किया। तो यह हुआ मुगल प्रशासन। धन्यवाद।